अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने केपी के ग्रेड 11 बायोलॉजी कोर्स शुरू किया है। चैप्टर नंबर 13 तक हम पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 13 हमारा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। इसी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे। मेरे ख्याल में कि ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। इसमें हमने बेसिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के हवाले से डिस्कशन करनी है। तो ये वाला जो टॉपिक है, अगर आप लोग बुक के अंदर देखेंगे तो ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है, या जिसको आप लोग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते थे, उससे पहले डिस्कस किया है। लेकिन मैंने इसको पीछे कर दिया, बाद में कर दिया, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो अगर इनकेस आप लोग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और इसी के साथ साथ जो दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, वो दोनों अच्छे से एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर ले तो ये समझना इंतहाई ज़्यादा आसान होगा। सो गौर से सुनना है, देखते हैं बुक के अंदर जो भी लिखा है मैं वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सिंपल सा है, गौर से सुनना है। बुक के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखा है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी। सो याद रखना है आप लोगों ने कि इम्यूनिटी के दो मेन टाइप्स होते हैं। अगर आप लोग देख ले तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, मैंने आप लोगों को बताया था वो इम्यूनिटी के विंग्स है, वो इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स है। यहाँ पर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें से एक टाइप को हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इन्नेट बोलते हैं बाय बर्थ को, एक ऐसी इम्यूनिटी जो कि नेचुरली किसी बंदे के बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो बर्थ के साथ। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है इन्नेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी। तीसरे अल्फाज में मैं यहाँ पर इनके बारे में बोलता हूँ कि ये बाय बर्थ इम्यूनिटी है, ऐसी इम्यूनिटी है जो पहले से एग्जिस्ट करेगी। जो दूसरा टाइप है वो यहाँ ऊपर वाले लाइन के अंदर तो नहीं लिखा, लेकिन उसको हम एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम देते हैं। एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे यहाँ पर अभी मैं डिस्कशन करूँगा। बुक के अंदर ये अलग पैराग्राफ डिस्कस किया है। सो ये हमारी इम्यूनिटी के दो टाइप्स हो गए हैं। इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इसके बारे में लिखा है कि द इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम इज़ व्हाट वी आर बॉर्न विद। इसका मतलब हो गया कि इन्नेट इम्यूनिटी हमेशा इनबॉर्न इम्यूनिटी है, ऐसी इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ एग्जिस्ट कर रही होती है। विद एंड इज़ नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक है इन्नेट इम्यूनिटी। इसका मतलब हो गया कि हर पैरासाइट, हर पैथोजन के अगेंस्ट, फिजिकल इंजरी के अगेंस्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके अगेंस्ट ये नॉन स्पेसिफिक होगा, स्पेशल नहीं है। हर चीज़ के अगेंस्ट अलग अलग तरीके से शो नहीं हो रहा, हर चीज़ को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। ऑल एंटीजेंस आर अटैक्ड प्रीटी मच इक्वली। ये नॉन स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं कि तमाम एंटीजेंस होंगे, तमाम पैथोजेंस होंगे, उनके अगेंस्ट ये सेम तरीके से शो हो रहा होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इट इज़ जेनेटिकली बेस्ड एंड वी पास इट ऑन टू और ऑफस्प्रिंग। चूँकि इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ है, ये ऑलरेडी किसी पर्सन के बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है, तो बुक में डिस्कस किया है कि ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। इसका मतलब हो गया कि जीन्स इसको क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसफ़र हो रहा होता है। एक बंदे के बॉडी में ये इंटेंशनली डेवलप नहीं होता, अनइंटेंशनली, उनको पता भी नहीं होता, और उनके बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, या आप समझे कि वहाँ पर इन्नेट इम्यूनिटी बन रही होती है। इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द प्लेसेंटा। ये वाले सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। जो प्लेसेंटा वाली बात की है, ये मेरे ख्याल में कि यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन बस आप लोग इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड कर ले कि दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी एग्जिस्ट इन अ पर्सनस बॉडी बाय बर्थ। ये बर्थ से एग्जिस्ट कर रही है, उनके पास ये इम्यूनिटी पेरेंट्स से आई है, इनहेरिट हो गई है। और हम जब मदर यूट्रस में डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो प्लेसेंटा के साथ कनेक्शन होता है,
उसकी मदद से ये ट्रांसफ़र हो रही होती है। मेरे ख्याल में कि ये ऐसे लाइन गलत है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये आगे वाले इम्यूनिटी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि प्लेसेंटा का जो जस्टिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरा जो टाइप है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या दूसरा जो जिसको हम क्या नाम देते हैं, एडॉप्टिव इम्यूनिटी हम इसको नाम देते हैं। इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ बट इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ। ये वाली जो इम्यूनिटी है आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये किसी पर्सन के बॉडी में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ये वाली इम्यूनिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम एक पर्सन के बॉडी में डेवलप हो रही होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे पर्सन का जो लाइफ है वो गुजर रहा होता है तो ये इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वहाँ पर इन्नेट इम्यूनिटी में एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि एक पर्सन का स्किन मौजूद है, एक पर्सन का रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेम्ब्रेन मौजूद है। ये सारे मेम्ब्रेन हर पैरासाइट को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अभी हम डिस्कशन करेंगे कि ये किसी पर्सन के बॉडी में पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही, बल्कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बर्थ के बाद डेवलप हो रही है। बर्थ जैसी अगर हो जाती है तो बर्थ के बाद ये इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और हर बंदे के बॉडी में ये इम्यूनिटी डिफरेंट तरीक़ों से डेवलप हो रही होती है या डिफरेंट होती है। It is developed by the organism in response to a disease caused by the infection of microbe or vaccine। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये किसी पर्सन के बॉडी में डेवलप हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो कैसे होगा? इस बंदे के बॉडी में, इस पर्सन के बॉडी में जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, कोई माइक्रोब आएगा या कोई वैक्सीन उनके बॉडी में हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री की वजह से या किसी वैक्सीन के एंट्री की वजह से, इंटर होने की वजह से ये वाली इम्यूनिटी उस पर्सन के बॉडी में डेवलप होगी। इसका मतलब हो गया कि ये एक पर्सन है, इस पर्सन के बॉडी में एक पैथोजन आता है तो ये इम्यूनिटी यहाँ डेवलप होगी, लेकिन इस पर्सन के बॉडी में ये पैथोजन नहीं आता तो ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। सो इसी को तो हम एक्वायर्ड बोलते हैं, एडॉप्टिव बोलते हैं। ये इस पर्सन ने इम्यूनिटी हासिल की है। सो हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में आएंगे और फिर यहाँ पर ये इम्यूनिटी डेवलप होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है एंड वैक्सीन भी हो सकता है। सो नेचुरल ये प्रोसेस नहीं है, ये हो रहा है। जैसे जैसे हम एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज हो रहे हैं वैसे वैसे ये इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। इन दिस प्रोटेक्टिव lymphocytes of body produce antibodies which not only inactivate the antigen and relieve from an infection disease but also provide immunity against further attack। अब ये वाली जो बात कर रहे हैं ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के हवाले से बात कर रहे हैं। लिखा है कि एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, प्रोटेक्टिव लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्पेशली बी सेल्स की बात कर रहे हैं, या दूसरे अल्फाज में आप लोग बोले टी सेल्स की बात कर रहे हैं। अगर इन केस एंटीबॉडीज़ की बात करें तो फिर बी सेल्स की बात कर रहे हैं। ये बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं एक पर्सन के बॉडी में। वो एंटीबॉडीज़ फिर वहाँ पर पैथोजेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, पैथोजेंस को भी किल कर देंगे, और साथ में आप डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देंगे फ्यूचर के लिए भी। फ्यूचर के लिए इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड होगी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, वहाँ पर मेमोरी सेल्स बन जाएंगे और मेमोरी सेल से फ्यूचर इन्फेक्शन भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसमें मेमोरी भी डेवलप हो रही होती है। It is so as some antibody producing cells persist as memory cells for long period and produce antibodies immediately after second infection to counter it। ये इस लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनते हैं और उसके साथ साथ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स भी बनते हैं, मेमोरी सेल्स भी बनते हैं। वो मेमोरी सेल्स फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए भी हमें क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है फ़िलहाल के लिए कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम नए नए पैरासाइट्स के लिए एक्सपोज होते हैं, और वो नए नए पैरासाइट्स जो है उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है।
मैं बीच में यहाँ पर अगेन आप लोगों को बता दूं, कभी कभार आपको फील होगा कि मैं तो रीड कर रहा हूँ, सिर्फ लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। तो इन लेक्चर्स के अंदर मेरा ज़्यादा इरादा है कि मैं बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें ना ऐड कर दूं। हाँ, अगर आप लोगों ने इसको समझना है, कंसेप्ट बेस्ड अच्छे से समझना है, तो फिर वो मेरे नोट्स के जो लेक्चर है वो आप लोग ले सकते हैं, पेड लेक्चर्स है। उसमें मैंने चीज़ें अपनी तरीके से क्या कर दिया है, अरेंज किए हैं। काम यही है लेकिन उसका अरेंजमेंट मेरे तरीके से है, तो वो समझ आ जाती है बंदे को। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ सो डेवलप्ड मे बी टेम्पररी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं वो टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप लोग देख लेना, जो मीज़ल्स, मम्स एंड पोलियो, स्मॉल पॉक्स वगैरह के हमने वैक्सीन्स लगाए हैं। जब बेबीज़ की बर्थ होती है तो आप लोग देख लें, हम उनको मुसलसल्स क्या लगा रहे होते हैं, वैक्सीन्स लगा रहे होते हैं। ये वैक्सीन्स किस में आते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी में आते हैं। ये बेबीज़ आप देख ले कि थ्रू आउट लाइफ इन डिजीज़ के अगेंस्ट क्या हो गए है, इम्यून हो गए है, इनमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाली इम्यूनिटी परमानेंट इम्यूनिटी है। लेकिन दूसरा है टेम्पररी इम्यूनिटी, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है या कॉमन कोल्ड होता है, सर्दियों में जो नज़ला ज़ुकाम होता है, तो वो टेम्पररी है। कुछ अरसे के लिए हम इम्यून हो जाते हैं लेकिन नेक्स्ट सीज़न में हम इम्यून नहीं होते। उसका रीज़न मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में बताया है कि वायरस अपने आप को क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। सो जो नज़ला ज़ुकाम है उसके अगेंस्ट हम डायरेक्ट इम्यून नहीं हो सकते, वो अपने आप को चेंज करने की वजह से हम उसके अगेंस्ट हमेशा एक ही तरह इम्यूनिटी डेवलप करके फ़ायदा नहीं उठा सकते। सो ये तो बहुत ही सिंपल सी बातें थी, इसमें कोई और मुश्किल बातें नहीं डिस्कस की। हम आगे बढ़ते हैं और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, इसके हमने दो अलग अलग और टाइप्स डिस्कस करने हैं, जिसमें से एक को हम एक्टिव इम्यूनिटी नाम देते हैं और दूसरे को हम पैसिव इम्यूनिटी नाम देते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी के साथ साथ हम इसको नेचुरल भी बोल सकते हैं और यहाँ पर हम इसको आर्टिफिशियल तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसका नेचुरल और आर्टिफिशियल एक विंग होता है। ठीक है, सो लिखा है एक्टिव इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स है, एक्टिव इम्यूनिटी जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। लिखा है इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल ओन सेल। याद रखना है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्टिव इम्यूनिटी हम हमेशा उस वाले इम्यूनिटी को बोलते हैं जिसमें एक पर्सन के बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। ये एंटीबॉडीज़ इस पर्सन के बॉडी में कहीं और से नहीं आते, बल्कि ये अपना बॉडी खुद बना रहा होता है। अब चूंकि यहाँ पर एक पर्सन के बॉडी में एंटीबॉडीज़ खुद ब खुद बन रहे हैं, तो साथ में आप डिस्कस करेंगे कि मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। और मेमोरी सेल्स जब प्रोड्यूस होंगे तो आप डिस्कस करेंगे कि ये वाली इम्यूनिटी हमेशा क्या हो जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। सो एक इंडिविजुअल के बॉडी में अपने ही सेल्स एंटीबॉडीज़ बना रहा है, साथ में आप डिस्कस करेंगे वो मेमोरी सेल्स बना रहा है, तो मेमोरी सेल्स की वजह से वो इम्यूनिटी क्या हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में दो बातें आप लोग याद कर ले कि एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल्स ओन सेल एंड दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ, यू नीड टू रिमेंबर, मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स इसमें बनते हैं। इट इज़ डेवलप्ड इन 3 वेज। एक पर्सन के बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है, 3 तरीक़ों से। बाय हैविंग द डिजीज़, सपोज करते हैं फॉर वाइल ये एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल को यंग एज में एक डिज़ीज़ अकर हो गया, मैं बोलता हूँ कि चिकन पॉक्स इनको अकर हो गया या मम्स इनको अकर हो गया यंग एज में। अब यहाँ पर इस पर्सन के बॉडी में क्या होता है, जैसे ही पैरासाइट आता है तो इस पर्सन के बॉडी में एक तो एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और एंटीबॉडीज़ के साथ साथ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। तो एक दफ़ा इनको इन्फेक्शन हो गया लेकिन दूसरी दफ़ा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मेमोरी स्टोर हो गई है। तो ये कौन सी इम्यूनिटी है, ये एक्टिव इम्यूनिटी है। ये परमानेंटली आप समझे कि ये वाला पर्सन जो है वो क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। बाय हैविंग अ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, दूसरा जो तरीक़ा है वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम खुद अपने बॉडी के अंदर या एक पर्सन के बॉडी के अंदर एक पैथोजन इंजेक्ट कर देते हैं। ये पैथोजन जब हम इंजेक्ट करेंगे तो फिर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे और एंटीबॉडीज़ के साथ साथ मेमोरी सेल्स भी बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देख लेना,
पोलियो के अगेंस्ट हम अपने बॉडी के अंदर 7 वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। 7 वैक्सीन हम यूज़ करते हैं। ये वैक्सीन का नाम है जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। ये समझे कि जो पोलियो वायरसेस है उसको हमने वीक कर दिया है। लिविंग वायरसेस है, जिंदा वायरसेस है, लेकिन हमने उसको वीक कर दिया है और एक पर्सन के बॉडी में हमने इंजेक्ट कर दिया है। अब इस पर्सन के बॉडी में पूरा डिजीज़ तो नहीं काज होता, लेकिन कुछ न कुछ हद तक सिम्टम्स जो है वो कुछ न कुछ हद तक काज हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। तो वो वाला नेचुरल प्रोसेस था, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। उसमें वायरस या पैथोजन खुद आया था, बॉडी में इंजेक्ट हुआ था, और इसमें हमने खुद बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा दिया है पैरासाइट। तो इसी वजह से इन्फेक्शन काज हुआ है, लेकिन वो कंप्लीट इन्फेक्शन नहीं है, पूरा इन्फेक्शन नहीं है। कुछ कुछ सिम्टम्स उसके अपीयर होते हैं, वो भी नहीं होते। इसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। इसके अगेंस्ट भी हम जो है वो इम्यून हो जाते हैं बाय हैविंग किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स। सो ये एक पर्सन है, इस पर्सन के बॉडी में हम क्या करते हैं, कभी कभार पैथोजन जो वैक्सीन्स होते हैं उसको हम किल कर देते हैं, पैथोजन को वो इंजेक्ट कर देंगे, या कभी कभार हम उन वैक्सीन्स के, उन पैथोजन के टॉक्सिन्स इंजेक्ट कर देते हैं जो हमें नुकसान ना पहुंचाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देख ले कि पोलियो के अगेंस्ट हम जो वैक्सीन्स यूज़ करते हैं, एक तो 7 वैक्सीन है जो कि लिविंग लाइव वायरसेस होते हैं, लेकिन दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं पोलियो के अगेंस्ट सैल्क वैक्सीन हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हमने वायरसेस को किल किया होता है, डिस्ट्रॉय किया होता है, मॉडिफाई किया होता है। तो पर्सन के बॉडी में ये किल्ड वायरसेस जैसी इंजेक्ट होंगे, उनका बॉडी इसको रिकग्नाइज करेगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे, और एंटीबॉडीज़ के साथ साथ मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होंगे, तो ये इम्यून हो जाएगा। जिस तरह टीटी के हम इंजेक्शंस लगाते हैं, तो उसमें हम टेटनस टॉक्साइड्स लगाते हैं, टीटी के इंजेक्शंस लगाते हैं, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ताकि इस पर्सन में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो और ये उससे क्या हो सके, इम्यून हो सके, वो उससे बच जाए। सो एक्टिव इम्यूनिटी का डेफिनेशन अगर इनके इस पेपर में आता है कि ये क्या है, आप बोलेंगे कि इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी इन विच पर्सनस ओन बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। पहली बात ये पता होनी चाहिए, इट इज़ ऑलवेज लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, इसमें मेमोरी सेल्स भी बन रहे होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स आप डिस्कस करेंगे, एक आप डिस्कस कर ले कि इसमें इन्फेक्शन काज होगा, कोई भी पैरासाइट नेचुरल तरीके से आता है, और दूसरा आप लोग डिस्कस कर ले कि इसमें वैक्सीन्स होंगे। ये दोनों के दोनों जो तरीके हैं, ये किस चीज़ की बात हो रही है, वैक्सीन की बात हो रही है। इसमें लाइव वैक्सीन की बात हो रही है और इसमें किल्ड वैक्सीन्स की बात हो रही है, या वीक वैक्सीन्स की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, जो दूसरा तरीका है उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। मेरे मुताबिक ये नेम्स इसके सही नहीं है, क्योंकि वहाँ ये वाला भी नेचुरल तरीका था और ये वाला जो हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल है, लेकिन बस ठीक है, फ़िलहाल के लिए आप लोग कंसिडर कर ले कि ये सही है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी इज़ बोरोड फ्रॉम अनदर सोर्स एंड इट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। इसमें हमेशा क्या होता है कि एक पर्सन से एंटीबॉडीज़ दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब चूंकि एंटीबॉडीज़ हमेशा बोरोड है, इसका मतलब हमने या तो किसी एनिमल से लिए है और या हमने किसी ह्यूमन से ट्रांसफ़र किए हैं, वहाँ से कर्जा लिया है हमने, तो ये हमेशा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसमें तो मेमोरी सेल्स नहीं बनते, तो जब मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगे तो ज़्यादा अरसे के लिए ये इम्यूनिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वहाँ पर तो मेमोरी सेल्स बने थे, तो इस वजह से वो एग्जिस्ट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबॉडीज़ इन मदर्स ब्रेस्ट मिल्क provide a baby with temporary immunity to diseases the mother has been exposed to। इस लाइन के अंदर ये बता रहे हैं कि सपोज करते हैं फॉर वाइल ये हमारे पास मदर बॉडी है, ठीक है। मदर बॉडी में आप लोग देख ले यूट्रस में, यहाँ पर कंसिडर करते हैं फॉर वाइल के यूट्रस में फीटस की डेवलपमेंट हो रही है, बेबी की डेवलपमेंट हो रही है। अब वो तो हाईली प्रोटेक्टेड है, लेकिन होता क्या है, आप लोग याद रखेंगे कि जैसे जैसे मदर डिफरेंट पैरासाइट्स के लिए एक्सपोज हो रही है, यहाँ पर डिफरेंट पैरासाइट्स आते हैं, पैथोजन आते हैं मदर के बॉडी में, यहाँ पर मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगे। क्या बनेंगे? एंटीबॉडीज़ बनेंगे, और वो एंटीबॉडीज़ यहाँ ब्लड के अंदर ट्रेवल करते करते इस फीटस में भी जा रहे हैं। तो ये देख ले, मदर से क्या हो रहा है, फीटस में या बेबी के बॉडी में
एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज़ इन मदर ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड बेबी विद टेम्पररी इम्यूनिटी टू द डिजीज़। ये वाला तो प्लेसेंटा वाला हो गया। इसी के साथ साथ जब बेबी की बर्थ होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे एंटीबॉडीज़ उनको मिलते हैं। इस प्रोसेस को भी हम क्या नाम देते हैं? पैसिव इम्यूनिटी हम इसको नाम देते हैं। दिस कैन प्रोटेक्ट द बेबी अगेंस्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड। इस वजह से बोलते हैं कि मदर का जो मिल्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बेबीज़ के इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं और उससे बेबीज़ काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं। ये तो सिंपल सी बातें यहाँ पर डिस्कस की है। मेरे मुताबिक काफ़ी अच्छा तो नहीं है, लेकिन बस ठीक है, लाइन बाय लाइन मैं समझा रहा हूँ। अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, एवरीवन इम्यून सिस्टम इज़ डिफरेंट, सम पीपल नेवर सीम टू गेट इन्फेक्शन वेयर अदर सीम टू सिक ऑल द टाइम। ये अब डिपेंड करता है कि हम कितने पैरासाइट्स के लिए एक्सपोज हो रहे हैं। अगर इन केस हम यंग एज से लेकर पैरासाइट्स के लिए एक्सपोज नहीं हो रहे मुसलसल, तो इस वजह से हमारे बॉडी में पैरासाइट जैसे जैसे ओल्ड एज में आते हैं हमारा इम्यून सिस्टम उनके लिए नया होगा और प्रॉब्लम कास होता रहेगा। लेकिन अगर इन केस बार बार हम पैरासाइट्स के लिए एक्सपोज होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता जाएगा? स्ट्रांग होता जाएगा। इसी वजह से कुछ लोग ज़्यादा बीमार होते हैं और कुछ लोग बहुत कम बीमार होते हैं। एज पीपल गेट ओल्डर दे यूजुअली बिकम इम्यून टू मोर जर्म्स, क्योंकि मुसलसल हम पैरासाइट्स के लिए क्या होंगे? एक्सपोज होंगे। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहेगी बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स के लिए एक्सपोज होंगे। एज द इम्यून सिस्टम कम इन टू कंटेक्ट विद मोर एंड मोर ऑफ देम, बार बार आएंगे तो हम क्या होंगे? रेजिस्टेंट होते जाएंगे, इम्यून होते जाएंगे। दैट इज़ वाई एडल्ट्स एंड टीन टेंड टू गेट फीवर कोल्ड देन किड्स। Their bodies have learned to recognize and immediately attack many of the viruses that cause cold. इसमें लिखा है कि जो एडल्ट्स होते हैं या यंग एज वाले होते हैं उनमें कोल्ड या नज़ला ज़ुकाम जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो किड्स होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, उनमें नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है या डिजीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। टेम्परेचर या फीवर उनको बहुत सारा आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है? क्योंकि उनके बॉडी के लिए पैरासाइट्स हमेशा न्यू होते हैं और हमारा बॉडी तो मुसलसल एक्सपोज हो रहा है, हम रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, इम्यून होते जा रहे हैं। सिंपल सी बातें हैं, आसान सी बातें हैं, मसला नहीं होगा। है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, क्वेश्चन भी मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले और मेरे चैनल को भी, मेरे पेड लेक्चर्स अगर आप लोगों ने इन केस देखने हैं जो मैंने अपने तरीके से नोट्स वगैरह अरेंज किए हैं तो उसके हवाले से भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।